हाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आज की ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर है। और आज आपको याद होगा कल रात को हमने जो आपको सबसे पहली खबर दी थी वो यही दी थी कि हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली है। और माफ़ी जो है वो उन्होंने RIUJ के प्लेटफॉर्म से मांगी थी। और एक कमेटी बनी थी जिसमें नेशनल प्रेस क्लब के लोग थे और जो है वो दूसरे जो थे वो आपके RIUJ यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लोग थे। और दोनों जो ग्रुप्स थे उनकी एक कमेटी बनाई गई थी जिसने हामिद मीर साहब को डिफेंड करने का फैसला किया है अदालतों के अंदर या जिस तरह से भी उनके ऊपर केसेस आते हैं तो वो हामिद मीर को डिफेंड करेंगे। उसके लिए हामिद मीर साहब ने एक माफ़ीनामा जो है वो जारी किया था। लेकिन आज उन्होंने ये कहा है कि ये इस किस्म की कोई बात नहीं है, मैं किसी से कोई माफ़ी नहीं मांग रहा। और मैं माफ़ी जो है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मैंने माजरत के लफ्ज़ इस्तेमाल किया और वो मैंने किया है कि अगर किसी को मेरे अल्फाज से ठेस पहुंची हो किसी के जज्बात को तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि मैं जियो से या मैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से माज़रत ख्वाह नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ अब भी वही है कि जियो का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इस वाक़े से, क्योंकि जियो जो है वो ये समझता है कि मैं इससे जो है वो दूर हूँ। और मेरा जियो जियो के प्लेटफॉर्म से मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में ज़ाती ज़िंदगी में एक फ़ैसला किया और मैंने उसके बारे में बात की। दूसरी उन्होंने ये कहा कि जियो का इससे कोई वास्ता नहीं बनता। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो मैं आर्मी के बारे में जो है वो मेरे अच्छे ख्यालात हैं। मैं उनके साथ कोई बतौर इदारा मैं कोई उनको दुश्मन नहीं समझता, ना मैं उनसे दुश्मनी अपनी रखता हूँ। मैं बहुत एहतराम करता हूँ, ना सिर्फ एहतराम करता हूँ बल्कि मैं साथ साथ उनके साथ जो है वो उनके जो है कवरेज करता रहा हूँ। और पूरी पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द कंट्री मैंने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने पाकिस्तान के जो जवान हैं उनको कुर्बानियाँ देते भी देखा है। तो मैं उनके साथ साथ हमेशा से रहा हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास जो है वो कुछ कहने का मौका नहीं है। उन्होंने कहा कि असल में मेरे खिलाफ 8 अदद केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए, जिनमें से 2 यानी गुजरांवाला और गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो एक क्या कहते हैं मेरे ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी भी उन FIRs के ऊपर शुरू हो गई है। तो मैंने, क्योंकि उनका ये कहना था कि आपके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आपने पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिए हैं या पाकिस्तान की स्टेट से मुखालिफ बयान दिए हैं या आपने पाकिस्तान के जो फौज है उसके ऊपर तनकीद की है। तो मेरे जो साथ RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब के जो लोग थे, सहाफ़ी बरादरी जो है वो मेरा केस लड़ना चाहती है। और उधर हर जगह पर ज़ाहिर है उनके गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है वो बात करनी पड़ेगी। केस लड़ना है मेरा, उन्होंने गुजरांवाला में भी लड़ना है और कहीं और पर अगर केस जो है वो जमा होता है तो मुझे उधर भी उन्होंने रिप्रेजेंट करना है। तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये ज़रूर होना चाहिए कि आपका जो मकसद था वो कहीं ये नहीं था कि आप फौज को बतौर इदारा जो है वो मलाइन कर रहे हैं या पाकिस्तान की किसी शख्सियत को जो है वो मलाइन कर रहे हैं। वो एक इदारे से या रियासत से कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि आपका जो है वो एक वाक़या हुआ था, उसके ऊपर आउटरीच था और उसके ऊपर आपने बात की। तो जब उन्होंने ये बात कही तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को अभी भी, आपको पता है कल भी कुछ लोगों ने जो है वो रिजेक्टेड करना शुरू कर दिया था। फिर बहुत से लोग जो हैं, नौजवान सहाफ़ी जिनमें शामिल हैं और पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और यंग जो एक्टिविस्ट्स हैं, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो दूसरी तरफ की बात करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वाक़तन हामिद मीर के साथ हैं। उन्होंने भी ये बहुत सोची कि अगर उनके जो आइकॉन हैं, उनके लीडर हैं या जो कुछ भी आप उनको कह लें, उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो फिर वो किस बात के लिए लड़ रहे थे इतने दिन से। वो जो लोगों से गालियाँ खा रहे हैं, लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, वो किस लिए था। लेकिन हामिद मीर ने जो है वो क्लियर किया कि ये बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो है वो ये बात मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता देना चाहता हूँ कि मेरा उनसे कोई जो है वो मैं उनके अगेंस्ट नहीं गया हूँ, या मैंने जो कुछ बात पहले कही थी मैं उसके अगेंस्ट नहीं गया। मैं अभी भी उसी बात पर कायम हूँ। मेरा जो वाक़या है वो इस तरह से हुआ है कि मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैं माफ़ी मांगने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। और आज जो है वो एक बहुत ही काफ़ी दिन से जो है वो ये मसला चल रहा था, लेकिन आज बिलाखिर जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया था 27 अप्रैल को, तकरीबन 1.5 माह के बाद आज उनकी ज़मानत जो है वो उनको मिल गई है। और उनकी ज़मानत जो है वो इस बात की जो है वो एक बहुत बड़ी दलील है। 2 लाख रुपए की एवज़ उनकी जुर्माना जो है वो ज़मानत जो है वो अप्रूव हुई है। और वो इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि ये गद्दारी के मुकदमे वगैरह जो हैं ये बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ कद बढ़ाया। बल्कि आज मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट भी की और उन्होंने ये लिखा कि जावेद लतीफ़ साहब की ज़मानत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीफ़ और मुश्किल तो आई मगर इनका सियासी कद बहुत बढ़ गया। अगर कामयाबी हासिल करना है तो हक़गोई और बहादुरी ही नुस्ख़ा है। तो वाक़या कुछ यूँ हुआ था कि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं ये एक प्रोग्राम में थे समा टीवी के ऊपर, और वहाँ पर उनसे उन्होंने ये कहा था कि अगर मरीम नवाज़ को, उस वक़्त मरीम नवाज़ को जो है वो कोई
धमकी जो है वो मौसूल हुई थी, जिसमें मरीम नवाज़ को ये कहा गया था बकौल नवाज शरीफ के, कि मरीम नवाज़ को ये कहा गया था कि हम आपको स्मैश कर देंगे। उन्होंने कुछ नाम भी लिए थे, नाम मैं नहीं दोहरा रहा, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर मरीम नवाज़ को ऐसा कुछ हुआ तो हम पीपल्स पार्टी की तरह पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम कानूनी जद्दोजहद करेंगे और हम उन लोगों को कटहरे में लेकर आएंगे जिन्होंने जो मरीम नवाज़ के साथ अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो उन लोगों को कटहरे में लेकर आएंगे जो इसके जिम्मेदार होंगे। इस बात पर उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया कि इन्होंने पाकिस्तान खप्पे, जिसका असल में पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगाए जा रहे थे 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो का इंतकाल हुआ, तो बहुत सारे लोगों की तरफ से सिंध में पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगाए जा रहे थे। और उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने वहाँ पर तकरीर की और तकरीर करते हुए उन्होंने कहा पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, जिससे पाकिस्तान ना खप्पे के नारे जो हैं वो बंद हो गए। और पीपल्स पार्टी जो सिंध की सबसे बड़ी, अनडाउटेडली सिंध की सबसे बड़ी जमात है, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड है सिंध, और वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर ये जो इस किस्म के नारे थे उनको बंद करवाया। ये वफाक की एक बहुत बड़ी खिदमत थी। लेकिन इसको इस कॉन्टेक्स्ट में जावेद लतीफ़ ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उनका कहने का मतलब ये था कि हम इसके ऊपर, वो ये कहना ये चाह रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया, उसके बाद हुकूमत ले ली गई, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया गया, सब गुडी गुडी हो गया। वो ये उनका ये व्यू है। मैं सही या गलत की बात नहीं कर रहा। तो हम ये ऐसा नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान का खप्पे का नारा लगाकर चुप नहीं होंगे, बल्कि जिन लोगों ने ऐसा किया होगा हम उनको कटहरे में लेकर आएंगे। ये बात उन्होंने कही और ये बात उनका कहना उनका हक है। ये कहना कि जी सिर्फ उनका ये इसी तरह से जैसे नमाज के करीब भी मत जाओ, हालांकि असल बात ये है कि जब तुमने शराब पी हुई हो, तो अब तुमने शराब पी हुई है तो नमाज के करीब मत जाओ का ये मतलब नहीं है कि नमाज के करीब मत जाओ, आप सिर्फ आयत का पहला हिस्सा जो है वो आप उसे इस्तेमाल कर लेंगे। नमाज के करीब मत जाओ अगर तुमने शराब पी हुई हो, यही इसका मतलब था कि पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि हम उन लोगों को कटहरे में लेकर आएंगे। तो उनके ऊपर एक ये मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था। ये मुकदमा जो है वो अब खारिज हो गया है, लेकिन इसके अंदर एक कुछ जो सीखने की चीज़ है वो ये है कि इस किस्म के नारे लगाने से या इस किस्म की बात कर देने से पाकिस्तान को कोई खुदा न ख्वास्ता नुकसान नहीं होता। पाकिस्तान जो है वो एक बहुत मजबूत, एक बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं, एक वाइब्रेंट एक कंट्री है और एक वायबल कंट्री है। ये इसने 70 साल में, 72 साल में प्रूव किया है, इतनी छोटी छोटी बातों से, कि सिंध को उसके हकूक मिल जाएं, पख्तून जो हैं वो अपने सूबे का नाम पख्तूनख्वा रख लें, बलोच जो हैं उनको उनके जायज़ ज़रूरियात जो हैं वो पूरी की जाए, उनके जो मुतालबात हैं उनको मान लिया जाए, उनके यहाँ डेवलपमेंट की जाए, उनके जो अपनी कम्युनिटी को जो है वो सेफ गार्ड करने के जो उनके ज़रूरतें हैं जिस हवाले से वो बात कर रहे हैं उनको माना जाए और उनको बराबर के हकूक दिए जाए, उनको बराबर की शहरी समझा जाए। जो पाकिस्तान के सियासी जमातें हैं उनको, वो पाकिस्तान के अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हों और वो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो उनकी मर्ज़ी से बने, पाकिस्तान के अवाम की मर्ज़ी से बने और पाकिस्तान के अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उसको चलाएं। इससे कोई कोई गद्दारी नहीं हो जाती। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आज जो लिस्ट जारी हुई है 1300 जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पाकिस्तान की जो है वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का नाम आए हैं, जिनमें से टॉप 500 पहली जो यूनिवर्सिटी है वो ज़ाहिर 355 के बाद जाकर आती है, 357वें नंबर पर आती है पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी, जो कि नस्ट है। और इस नस्ट यूनिवर्सिटी के बाद पाकिस्तान, नस्ट यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस्लामाबाद है। ये इसकी जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है इसमें ये नंबर 355 पर आई है। इसके बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज है, PIEAS, ये दूसरे नंबर पर है और इसने 373वां रैंक हासिल किया है, जबकि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी तीसरी पोजीशन पर है पाकिस्तान में और दुनिया में 454वें नंबर पर है, 454th इसकी रैंकिंग है। लम्स जो है वो 651 से 700 की रैंकिंग के दरमियान है, जबकि कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UET और लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी यानी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो 801 से 1000 की रैंकिंग के दरमियान है। इसके अलावा ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जामिया कराची और जामिया लाहौर 1000 से ऊपर की रैंकिंग्स में मौजूद हैं। तो ये जो पाकिस्तान की 11 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पहली 1300 में से आती हैं, जिनमें से 3 जो है वो 500 के अंदर आती हैं, 355, 373 और 454। इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लम्स है, UET है, इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, इसके अलावा कॉमर्स यूनिवर्सिटी और UET है। ये सब तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी टॉप 1300 के अंदर आ रही हैं। ये थी हमारी तीसरी खबर और आखिरी खबर की तरफ चलेंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज जाता है। वो ये है कि पेरू के अंदर एक मुल्क है साउथ अमेरिका का,
जहां पर सोशलिस्ट जमात के उम्मीदवार स्कूल टीचर जो हैं वो सदारती इंतखाब जीत गए हैं, और ये 2017 में पहली दफ़ा ये पॉलिटिकल सीन के ऊपर इमर्ज हुए थे, और सिर्फ 4 साल के अंदर इन्होंने पॉलिटिक्स के जरिए, जेनुअन पॉलिटिक्स के जरिए पाकिस्तान पीरू के ये सदारती इंतखाब जो है वो जीत चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक लातीनी अमेरिका के ये मुल्क है, यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी जो है इनका ताल्लुक है उससे, और तफसीलात के मुताबिक पीरू में होने वाले सदारती इंतखाबात में इस दफ़ा हैरान कुन तौर पर बाएं बाजू की सोशलिस्ट जमात फ्री पेरू के उम्मीदवार पेड्रो कास्टेलो जो हैं वो दाएं बाजू की उम्मीदवार काइको फुजिमोरी को सख्त मुकाबले में शिकस्त देकर मुल्क के सदर बन गए हैं। और ये भी याद रहे कि ये जो फुजिमोरी हैं ये वहाँ की एक बहुत इस्टेब्लिश सियासी जमात की जो सरबरा थे उनकी बेटी हैं, ये इंतखाब लड़ रही थी सदारती और ये हार गई हैं। और ये जो कास्टेलो साहब हैं ये सिर्फ 3 साल पहले, जैसे 4 साल पहले मैंने आपको बताया कि बजट कटौतियाँ की गई थी एजुकेशन के बजट में 2017 में, तो इन्होंने जो है वो उस्तादों की हड़ताल जो हुई थी उसको मुनज़्ज़म किया था, जिसके बाद इंतखाबी सियासत में, मैदान सियासत में आने का इन्होंने फैसला किया। और पेड्रो कास्टेलो की पहचान इनके हाथ में कलम और सर पर हैट है, जबकि इनकी जमात के सुर्ख झंडे में भी कलम का निशान है। सदारती इंतखाबात में उन्होंने सोशलिस्ट मंशूर पेश किया था जो सेहत, तालीम और मजदूरों के हकूक़ की तर्जुमानी करता था, जबकि इनका मुकाबला पेरू के अमीर तरीन सियासी खानदान से था जो गुज़श्ता कई सालों से पेरू में बरसरे इक़्तिदार था। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक इब्तदाई नताइज में दाएं बाजू की काइको फुजिमोरी को पेड्रो कास्टेलो के मुकाबले में बरतरी हासिल थी, लेकिन इनकी कामयाबी का तनासुब शहरी इलाकों में ज़्यादा था। ताहम जैसे ही देहाती इलाकों से नताइज आना शुरू हुए तो वहां से पेड्रो कास्टेलो ने बरतरी हासिल करना शुरू कर दी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्री पेरू पार्टी के उम्मीदवार ने तीसरी दफ़ा सदारती इंतखाब लड़ने वाली फुजिमोरी को 1% वोटों से शिकस्त दी, जहां वो सिर्फ 25,000 वोटों की बढ़तरी के साथ कामयाब करार पाए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक काइको फुजिमोरी को 49.7% और कास्टेलो को 50.2% वोट मिले हैं। दाएं बाजू की उम्मीदवार फुजिमोरी की जानिब से इंतखाबात में धांधली के इल्जाम भी लगाए गए, ताहम उन्होंने इन इल्जाम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को ठोस सबूत फराहम नहीं किए, जिसके बाद विक्ट्री जो है वो कास्टेलो की हो गई है। अभी वहाँ पर जाहिर है कि मज़ीद चीज़ें निकल सकती हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इस चीज़ से जो है वो बात निकलती है कि अगर आप वाक़तन हकीकी ऑथेंटिक पॉलिटिक्स अगर आप कर रहे हैं तो फिर ये नहीं होता कि जी ये तो इतने बड़े ऑड्स हैं, हमारे सामने एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे सामने जो है वो माफियाज हैं, हमारे सामने जो है वो इतने सालों से पुराने जो लोग हैं वो जमा हैं, और इतनी जो है वो वहाँ पर भी बड़ी एंट्रेंस पार्टीज़ हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो सियासी जमातें हैं, इतने इतने पुराने ममालिक हैं, इतनी इतनी पुरानी डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पर अगर आपने किसी को हटाना है उसकी पोजीशन से और अपनी जगह वहाँ पर बनानी है तो वो एक आसान काम तो नहीं होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिक्स जो है वो जेन्युइन हो, अगर आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है उसको कुछ हिंड्रेंसेस ना हो, तो फिर इन चीज़ों का मुकाबला किया जा सकता है। और ये पेड्रो कास्टेलो की जो विक्ट्री है वो इस बात को सबूत फराहम करती है। तो ये था हमारा आज का शो, और इसी हैप्पी नोट के ऊपर हम इसको एंड करेंगे। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब।